नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में जितने चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या वो एक ही वाक्य बोल रहे हैं? और वो वाक्य है मोदी पर भरोसा। ये सच है कि आज भी देश को मोदी पर ही भरोसा और इसलिए बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है। सरकार गठन की कवायद के बाद एनडीए के सहयोगी दलों ने बीजेपी को समर्थन पत्र सौंप दिया है और सहयोगी दलों ने एक बार फिर से मोदी पर भरोसा जताया। यानी देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने वाली है। बैठक के बाद फोटो सेशन भी हुआ जो हम आपको दिखा रहे हैं और सभी देखिए, सभी के सभी विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। हर चेहरे पर मुस्कुराहट है और मानो कह रहे हैं कि हम साथ साथ हैं। लेकिन ये राजनीति है, यहां कोई अछूत नहीं होता और कोई कब पलट जाए इसका अंदाजा इतनी आसानी से लगाया नहीं जा सकता। तभी तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि जिसका सम्मान एनडीए में ना हो या जिसकी उम्मीदें एनडीए पूरी ना कर पाए, वो आकर आईएनडीआईए के साथ खड़ा हो जाए। विपक्षी भी मन यही सोच रहा होगा कि कब मेरी किस्मत खुल जाए और कोई एनडीए का सहयोगी आईएनडीआईए में शामिल हो जाए। शायद 10 साल का सूखा हो सकता है खत्म हो जाए, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि 10 से ज्यादा निर्दलीय सांसदों के समर्थन में बीजेपी अभी से है, संपर्क में अभी से है और निर्दलीय भी समर्थन के लिए तैयार है। अब 7 जून को मोदी को नेता चुना जाएगा और 8 जून को हैट्रिक लगाते हुए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। लेकिन क्या देश के भरोसे के साथ मोदी पर जो चेहरे भरोसा जता रहे हैं, ये भरोसा आगे भी कायम रहेगा? आज बात इसी मुद्दे पर। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी जी, कांग्रेस प्रवक्ता और पीसीसी महासचिव आरसी चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर एकलव्य सिंह जी। आरसी जी, शुरुआत आपके साथ। क्या वाकई में ये रणनीति काम या इस रणनीति पर काम हो रहा है कि किसी तरह आईएनडीआईए ये बहुमत में आ जाए? अगर ऐसी रणनीति पर काम हो रहा है तो मोटे तौर पर दो की तरफ इशारा, या तो टीडीपी या जेडीयू। उनके लिए कौन से ऑफर खुले हैं? विजेंद्र, मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से 18वीं लोकसभा के जो चुनाव के जो नतीजे हैं, किसी भी राजनीतिक दल को उन्होंने स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। आपने बार बार जिक्र किया कि भरोसा मोदी पे ही, वो जो मोदी जी पे भरोसा था 303 सीटों के साथ में 2019 में आए थे। आज एनडीए घटक दल की भी उतनी सीटें नहीं है जितनी कभी भारतीय जनता पार्टी की अकेले की होती थी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी इस बात को मानती है कि जिन भी दलों की संविधान के अंदर उनकी आस्था है, जो संविधान की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रस्तावनाओं में जो विश्वास करते हैं, उन तमाम दलों का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि ये जो देश है वो इस संविधान और संविधान के इन 3 जो मूलभूत बिंदु हैं उनको लेके चल रहा है। उन्होंने किसी दल, किसी घटक, किसी चीज को नहीं कहा। आप और हम सब ने इस देश के अंदर देखा है और प्रधानमंत्री जी को देश की जनता ने जनादेश नहीं दिया, ठुकराया है। लेकिन उनकी जो राजनीतिक आदत है उनसे हम वाकिफ हैं कि वो जनादेश को नकारते हैं और किस प्रकार से तमाम बातें करते हैं। तो फिर इस हिसाब से तो किसी को सरकार बनाने का हक कम से कम आईएनडीआईए में नहीं है, क्योंकि वो तो 240 हैं। यहां तो कोई 100 पार नहीं कर रहा है, 100 नहीं ला रहा है। फिर किस हक से कहेंगे कि हम सरकार बना सकते हैं? उसको बहुमत कह देंगे? मैंने विजेंद्र जी सरकार बनाने का हमारा कोई दावा नहीं किया। आप बिना बात के ही अपने शब्दों को जोड़ रहे हैं, ये आपकी मर्जी हो सकती है। मैं ये कह रहा हूं कि देश के अंदर दशकों के बाद में 2 लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की और सशक्त सरकार दी गई। मैं पुनः आपको आंकड़ा याद दिलाना चाहता हूं, 303 भारतीय जनता पार्टी अकेले की सीट होती थी। जो आज घटक दल एनडीए की जो चर्चा कर रहे हैं उसकी सीटें कितनी है वो आप अपने श्रीमुख से ही बोल देना। 293 में भी जिस प्रकार से जो दलों की जो बात करें, जो तस्वीर आपने अपने पीछे लगाई है, उन्हीं नेताओं की जो वक्तव्य और उन्हीं नेताओं की उस मीटिंग से निकले वो शब्द है कि वो कहते हैं 6 कैबिनेट मंत्री के पद चाहिए, हमारे राज्य को स्पेशल स्टेटस चाहिए, मेरे को 3 चाहिए, इतने इंडिपेंडेंट चाहिए। ये तमाम बातें निकल के आई हैं। और जो भरोसे की बात कहें कि प्रधानमंत्री जी पे भरोसा है, प्रधानमंत्री जी की जो मोदी की जो गारंटी थी उसको तो देश की जनता ने नकार दिया, वो जुमला बन गई।
मोदी की गारंटी तो विफल हुई है। 240 के आंकड़े को कुछ मानते ही नहीं। आप बताइए जरा, यूपीए 1 के कार्यकाल में कांग्रेस की कुल कितनी सीटें थी जब आपने 5 साल सरकार चलाई थी? आपके लिए 240 का आंकड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल है सर। आपके लिए 240 का जश्न भी बहुत हो सर। बोलने दीजिए। अगर आप मुझसे पर्सन पूछा है तो मुझे पर्सन पूछा था, अवसर दीजिए। देश ने कांग्रेस को सिरे से खारिज किया है। मुझे अगर यूपीए 2 के अंदर जब आप सरकार चला रहे थे, कांग्रेस की कुल कितनी सीटें थी सर? अगर आप मुझे पर्सन पूछता है तो जवाब देने का अवसर देंगे तो मैं उसको देना चाहता यूपीए हूं। मैं ये कहना चाहता हूं थी? कि विजेंद्र सोलंकी तो सिर्फ 40 हो तो ही मोदी को प्रधानमंत्री बना सकता है, क्योंकि आपके लिए आंकड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन देश की संसद में 272 का आंकड़ा चाहिए, 272 का चाहिए, 240 पर नहीं बन सकती। अटल बिहारी वाजपेयी का वो वक्तव्य याद होना चाहिए कि देश के अंदर एक वोट से चुनाव सरकार गिरी थी। सीपी जोशी जी का नतीजा याद होना चाहिए, एक वोट से सरकार वो चुनाव हारे थे। इसलिए आपको जो आंकड़ा है देश की संसद के अंदर सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए, वो डाटा आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। आपके लिए 240 हो, चाहे 40 हो, चाहे आप तो मोदी अकेला हो तो भी आप मोदी का गुणगान कर सकते हैं। अरे सर, कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी मतलब। अब बताइए ना, यूपीए 1 के अंदर जरा बताइए सरकार कैसे चला रहे थे फिर? कांग्रेस के पास बहुमत था क्या? यूपीए 2 में बहुमत था क्या? कुछ भी सर। भाई 243 चाहिए और इस वक्त कितने? 293 हैं सर। 20 ज्यादा है, 20 से ज्यादा। एनडीए के पास 20 ज्यादा है और वो सरकार बना रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर उनके पास नहीं है तो फिर मेरा सवाल तो वही है कि INDIA फिर तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है सर। कोई 3 डिजिट में नहीं है, लेकिन आप उसको स्वीकारेंगे नहीं। आप उसको स्वीकारेंगे ही नहीं। कैसे मेरा सवाल यह कि क्या वाकई में अभी भी INDIA जो लाइन है उसके हिसाब से ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा कि इतने बड़े इश्यूज के बाद, पूरे इलेक्शन को अलग तरीके से ले जाने के बाद, जो राहुल गांधी सिद्धू मूसेवाला को याद करते हुए 295 कह रहे थे, वो आंकड़ा वहां तक नहीं पहुंच पाया और इसलिए लार्जेस्ट पार्टी को भी नजरअंदाज कर रहा है INDIA। मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी के मूसेवाले का बयान तो विजेंद्र सोलंकी जी को याद है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और तमाम भारतीय जनताओं के नेताओं का जो 400 पार और बार बार तमाम जो बात करते थे 400 पार, आज 240 पे वो जश्न मना रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। उन्हें याद नहीं आता कि वो सरकार भी बना रहे हैं सर। इसलिए वो याद नहीं आता। लेकिन राहुल गांधी ने 295 का आंकड़ा दिया, 234 इंडिया की गठबंधन की सरकारें आती है और वो 300 जश्न मना रही है और उसके लिए प्रश्न नहीं पूछा जाता। आरसी चौधरी जी, 99 पे कांग्रेस जश्न मना रही है, वो 240 पे बिना मनाए। कांग्रेस जश्न मनाएगी, कांग्रेस जश्न मनाएगी, मनाना चाहिए, तमाम बिल्कुल मनाना चाहिए। भाई 54 से बढ़ के 99 हुई है, बिल्कुल मनाना चाहिए। तमाम जो मीडिया का मैनिपुलेशन था, तमाम जो संस्थान थे, वो उस लोकतंत्र की दौर में किसके साथ देश ने देखा है? जनता ने नकारा है, जनता ने ठुकराया है, लेकिन फिर भी वही तो कह रहा हूं, वो मानने को तैयार नहीं है। मतलब है ये एक अलग तरीके की विडंबना है कि भाई एनडीए के पास पूरा बहुमत है, उन्होंने प्रस्ताव भी दे दिया है, मोदी पर भरोसा भी जता दिया है, मोदी 3.0 भी होगा। क्या वाकई में इसको डाइजेस्ट करने में समस्या आ रही है? देखिए विजेंद्र जी, मैं आरसी चौधरी साहब की बात से सहमत हूँ। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने या अलायंसेस ने अपने अपना लक्ष्य अपने लिए सेट किया था और ये सही बात है कि दोनों ही अलायंसेस अपने अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाए। परंतु जहां तक आंकड़ों की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा ने अकेले नरेंद्र मोदी जी के नाम पे उतनी सीटें हासिल करी हैं जितनी कि पूरे इंडी अलायंस गठबंधन ने मिलकर नहीं करी हैं। और देखिए विजेंद्र जी, आज से लगभग 2 दशक पहले जब मैंने राजनीति में रुचि लेना शुरू किया, तो उसके बाद जो नरेंद्र मोदी जी ने पहला इलेक्शन चुनाव लड़ा, तो उसमें सोनिया गांधी जी ने उन्हें मौत का सौदागर कहा था और जनता ने सोनिया गांधी जी की बात पर मोहर लगाई थी और आज भी वही हुआ है। जनता मानती है कि नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार की मौत के सौदागर हैं, गरीबी की मौत के सौदागर हैं, आतंकवाद की मौत के सौदागर हैं, बेरोजगारी की मौत के सौदागर हैं। पार ना होते फिर देखिए विजेंद्र जी, 240 क्यों? विजेंद्र जी, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद
यदि अब रुक जाइए सर, 6 दशक ना, के ना, बाद ना, ना, या तो आप कहिए कि मोदी के ऊपर भरोसा है, फिर एंटी इनकम्बेंसी कहां से हो गई? फिर तो प्रो इनकम्बेंसी होनी चाहिए। और अगर एंटी इनकम्बेंसी शब्द इस्तेमाल करें तो इसका मतलब होता है कि विरोध जी। तो फिर ये कहिए कि देश के अंदर विरोध था इसलिए 240 आई। देखिए विजेंद्र जी, पूरा चुनाव में कई मुद्दे होते हैं और स्थानीय मुद्दे भी होते हैं। ये कह देना कि उनका कोई एक पैन इंडिया लेवल पे विरोध था, अगर पैन इंडिया लेवल पे विरोध था तो ये 240 सीटें आई कहां से? हां, इस बार आप ये कह सकते हैं कि जो भारतीय वोटर है वो सपा की साइकिल पर बैठा, कांग्रेस के बूथ तक गया, कांग्रेस के पंजे से उसने कमल का बटन दबाया और जहां जहां आम आदमी पार्टी ने उसका दरवाजा खटखटाया उन्हीं के झाड़ू से उसे मार के भगा दिया। इस बार आप ये जरूर कह सकते हैं कि जी आशीष जी, भाई उत्तर प्रदेश तो एक मॉडल था, उसने भरोसा नहीं जताया ना योगी पे ना मोदी पे। हरियाणा एक मॉडल था, वहां भरोसा नहीं जताया मोदी पर। राजस्थान में 11 सीटें आपकी साफ हो गई। क्या वाकई में कहें कि मोदी पर भरोसा रहा और उस भरोसे की वजह से इतनी सीटें आए? अगर ये चेहरा नहीं होता तो ये सीटें और कम होती, या कहते कि इस वक्त हम INDIA अलायंस की सरकार बनाने की बात कर रहे होते? विजेंद्र जी, कल जो परिणाम आए हैं उसके बारे में 2 पॉइंट कहना चाहता हूं। सबसे पहले सारे देश को पता है कि सरकार बनाने के लिए हमको 272 का आंकड़ा चाहिए, और जब NDA चुनाव में गया तो हमारा प्री पोल अलायंस था जो कि 293 सीटें लाया, जो कि बहुमत से 21 सीटें ज़्यादा है। निश्चित रूप से देश की जनता ने मोदी जी पर भरोसा किया है। वो एक अलग प्रश्न हो सकता है कि हमने जो लक्ष्य अपने लिए तय किए थे वो लक्ष्य हम हासिल नहीं कर पाए। विजेंद्र जी, अभी आप चौधरी जी से पूछ रहे थे कि UPA 1 में कितनी सीटें थी, UPA 2 में कितनी सीटें थी, तो मैं आपके चैनल से माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि 1984 40 साल हो गए। अगर हम 89 से लेकर के 91, 96, 98, 99, 2004, 2009, 2014, 2019 की बात करें तो ये जो 240 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर लाई है और NDA का जो प्री पोल अलायंस था पूर्ण बहुमत लेकर के आया है। ये जो 240 का फिगर है ना विजेंद्र जी, ये कांग्रेस पिछले 40 सालों से नहीं लेकर के आ पाई है। 1991 में 232 सीटें लाते हैं और 5 साल सरकार चलाते हैं। चौधरी जी ध्यान से सुनिएगा इन आंकड़ों को। आप 2004 में 145 सीटें लेकर के आते हैं। आपका जो चुनाव पूर्व गठबंधन था उसको पूर्ण मेजोरिटी नहीं मिली थी, फिर भी आपने 5 साल सरकार चलाई। 2009 में आप 206 सीटें लेकर के आते हैं। आप पिछले 40 साल से 240 सीटें भी लेकर के नहीं आ पा रहे हैं। आशीष जी, इनमें से किसी भी बार कांग्रेस के किसी भी नेता ने 400 पार का नारा दिया था? नहीं। देखिए विजेंद्र जी, मैंने आपको एडमिट किया ना कि हमने जो अपना लक्ष्य तय किया था ना, लेकिन सरकार बनाने के लिए ऐतिहासिक जीत है जब तीसरी बार NDA को पूर्ण बहुमत मिला है लगातार। ऐसा देश में केवल 2 बार हुआ है। अब कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि भाई कांग्रेस ने टारगेट किया था 295 का, वो भी अचीव नहीं कर पाए ना। देखिए हमको जो सरकार बनाने के लिए चाहिए, और निश्चित रूप से ठीक है भाई, मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूं कि एक बच्चा चाहता है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले, लेकिन अगर वो 80 नंबर लेकर आ रहा है तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कि वो फेल हो गया। बहरहाल बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का दावा है, गिरिराज सिंह दावा कर रहे हैं कि NDA के साथ 303 सांसदों का दावा वो कर रहे हैं, यानी कि 10 और सांसदों का जिक्र वो कर रहे हैं। गिरिराज सिंह सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं। TDP का बिना शर्त समर्थन है। बैठक में दोनों ने नहीं रखी कोई मांग, मंत्री पद की भी दोनों कोई मांग नहीं रख रहे। हालांकि अब इस पर क्या कहें, हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, मुझे नहीं लगता कि कोई कहेगा कि हमने डिमांड रखी है। डिमांड टेबल पर होती है, बंद कमरों में होती है, 2-3 लोगों के बीच में होती है, और वो कभी बाहर नहीं आती है। वो तब बाहर आती है जब हमें पता चलता है अच्छा इस पार्टी को ये दे दिया गया। लेकिन RC चौधरी जी ये मान ही नहीं रहे कि मोदी पर भरोसा देश ने जताया, बेशक 240 मिली हो। वो कह रहे हैं भाई बहुमत का आंकड़ा तो 272 है, जबकि देश में 1989 के बाद कभी इतना आंकड़ा भी कभी नहीं आया और कई बार कांग्रेस की सरकारें रही हैं। आप उन्हें कुछ कहेंगी? RC चौधरी जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि कांग्रेस कम से कम रिवाइवल मोड में आई, और ये जेन्युइनली आपको बधाई है। दूसरी बात,
बहुत मेहनत करी भारत जोड़ो यात्रा में भी पूरी कांग्रेस ने, और ख़ास तौर पे आरसी जी ने, कि वो लगातार अपने तर्क रखते गए और राजस्थान में भी इतने अच्छे आंकड़े आए। लेकिन अगर कांग्रेस या विपक्ष इस बात की गलतफहमी रखे कि ये जो जीत हुई है, अपोजिशन के इतने बड़े आंकड़े आए हैं वो उनके खुद की वजह से आए हैं, तो ये गलत है। कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का भी एक बड़ा खेल रहा है, बड़ा सपोर्ट आपको रहा है, क्योंकि बहुत सारी जगह इसलिए भी आंकड़े कम हुए, वहाँ पर इंटरनल जो खिंचाई थी आपस में भारतीय जनता पार्टी की, उसकी वजह से भी आई। दूसरा, कैंडिडेट की एंटी इनकम्बेंसी से भी आई। लेकिन फिर भी आप बधाई के पात्र हैं, 3 बड़ी चीज़ें निकली हैं। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, जो भूत और भविष्य की, एक बार 1962 के बाद नहीं हुआ। मैंडेट पूरा बीजेपी नहीं ला पाई, 400 पार भी नहीं कर पाई, लेकिन कांग्रेस का रिवाइवल हुआ। और तीसरा, रीजनल पार्टी किंग मेकर बनी। अब मैं सुन रही थी कि राहुल गांधी ने ये कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जनता ही जनार्दन है और मैं जनता का दिया हुआ मैंडेट को स्वीकारता हूँ। पर अब आरसी चौधरी जी बातें तो राहुल गांधी ही करते हैं, लेकिन राहुल गांधी की बात की काट कर देते हैं। अब अगर आप उस 293 आंकड़े पर सवाल उठाते हैं तो आप प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल नहीं उठा रहे, या नरेंद्र मोदी पर एज ए लीडर सवाल नहीं उठा रहे, आप जनता द्वारा दिए गए मैंडेट पर सवाल उठा रहे हैं। आप राहुल गांधी का उस बयान पर सवाल उठा रहे हैं कि हम जनता के मैंडेट को सिर आंखों पे रखते हैं। तो ये जो डिसरिस्पेक्ट है ये जनता को कर रहे हैं आप बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को नहीं कर रहे आरसी चौधरी। जब जनता ने मैंडेट दिया है तो स्वीकारें, और अब विपक्ष में अगर अच्छे आंकड़े आए हैं तो विपक्ष की भूमिका बेहतर तरीके से निभाएं। रुकिए आरसी जी, सुनिए। नहीं, आपने जो कोट किया है, आपने जो राहुल गांधी जी के साथ जोड़ के जो कोट किया है वो गलत किया है, क्योंकि ना आपने सही सुना है। और नहीं, मैं आदित्य जी, अगर आप दर्शकों को गलत अगर वक्तव्य देके अगर आरसी चौधरी और कांग्रेस पार्टी की चीज पे कहें, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, छोड़ दीजिए उसको। नहीं, राजनीतिक कहीं कोई बात ही नहीं है। आपको पता है कि हमारे जो साथी एंकर हैं उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा, हमने ये कहा कि हम देश के संविधान में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मूल्य में जो विश्वास करते हैं उन तमाम दलों का स्वागत करते हैं। क्या किसी इस विचार में विश्वास करने वाले व्यक्ति और दलों का स्वागत करना बुरी बात है? क्या मैंने ये बात कही कि हम जनता के जनादेश को नहीं स्वीकार करते और हम सरकार बनाने जा रहे हैं? हम बार बार ये कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर जनता जवाबदेही देती है, जिम्मेदारी देती है, कुछ को शासन करने की, कुछ को विपक्ष में बैठने की। लेकिन हमने ये जरूर कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मोदी की गारंटी के नाम पे जो चुनाव लड़ा गया, विपक्ष को तमाम तरीके से, चाहे उसके बैंक के खाते हों, चाहे अन्य एजेंसियों के द्वारा किस प्रकार से प्रताड़ित किया, ये पूरे देश ने देखा। किस प्रकार से उसकी आवाज को डिमेंड किया गया, ये सबने देखा। लेकिन मैं पुनः कहना चाहूंगा, अगर अरविंद केजरीवाल अगर जनादेश अगर अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से मोशन बहता तो क्या दिल्ली के अंदर 7-0 आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं होता? अगर वाकई में गलत हुआ होता तो क्या 7-0 दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं होता? 7-0 है वहां, आम आदमी खाता नहीं खोल पाई अरविंद केजरीवाल को सलाखों में। अगर आप कह रहे हैं कि गलत हुआ, अदिति मैं फिर वहीं आ रहा हूं वापस लौटकर, क्योंकि कई तरीके के नैरेटिव सेट किए गए। क्या उन नैरेटिव की वजह से? दूसरा, किसानों की नाराजगी की वजह से? तीसरा, बसपा का वोट बैंक 19% से 9% रह जाना और 10% यूपी के अंदर शिफ्ट हो जाना, यह भी एक बड़ा कारण रहा कि बीजेपी 272 नहीं पहुंच पाई और मोदी पर भरोसा होने के बावजूद वो भरोसा बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंचा। देखिए, अगर बीजेपी का हम एनालिसिस करें तो सबसे पहले तो ये जो भी आंकड़े आए हैं, 238 जो आंकड़े हैं, वो नरेंद्र मोदी की वजह से आ पाए, क्योंकि एक तो दक्षिण का जो मिशन किया वो भी नरेंद्र मोदी ने अपने किया। अब केरला में क्या हुआ, तमिलनाडु में कितना वोट परसेंटेज बढ़ा, उड़ीसा क्या हुआ, ये सारी बातें, इन शॉर्ट बात यह है कि दक्षिण में एक अच्छा प्रदर्शन हुआ। इन शॉर्ट बात ये भी है कि उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ, राजस्थान में नहीं हुआ। लेकिन अगर हम बिंदुवार बात करें तो पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हर राज्य में एक अलग अलग तरीके की स्थितियाँ थी।
फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ बाद में भी करेंगे। मैंने एक फोटो लगाया हुआ है, फोटो आपने बखूबी देखा होगा। वो फोटो है दरअसल जब विक्ट्री साइन सभी ने दिखाया था, अदिति, उस विक्ट्री साइन के अंदर जितने चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं 7 जून तक ये चेहरे तो रहेंगे ना, या इनमें से कोई ऐसा चेहरा जिस पर किंतु परंतु हो सकता है? देखिए, मैं पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है डिबेट का समय निकलता जा रहा है, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी का जो असली लूप होल था जिसकी वजह से वो 272 नहीं पहुंच पाई, वो उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का था। बहुत सारे राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे राजस्थान, गौर फरमाइएगा, दोनों ही जगह इंटरनल आपसी लड़ाई। अब आपने कहा कि वो जो तस्वीर आई है, देखिए जिस तरीके से सहमति का पत्र दे दिया, अपना समर्थन दे दिया और ये एक प्रस्ताव कर भी पारित कर दिया, वो लगता है कि साथ क्या अभी कुछ टाइम तक बने रहेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि अभी जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो पीयूष गोयल और टीडीपी के नेता आपस में बैठे हैं। पीयूष गोयल उनकी सारी बातों को सुन रहे हैं। वो रात को प्रधानमंत्री से और अमित शाह से जिक्र करेंगे कि टीडीपी की मांग क्या है। ठीक वैसे ही नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कई मुद्दों पर आपत्ति भी जताई है। ये कहा है कि पिछले बार में किस तरह का व्यवहार था, कई नेताओं का और मंत्रियों का जिक्र भी किया है। तो आज रात को टीडीपी और नीतीश कुमार से खुलकर बात होगी। लेकिन जहां तक चेहरों की बात है, सभी को, एक बीजेपी को टीडीपी की जितनी जरूरत है उतनी टीडीपी को बीजेपी की है, और नीतीश कुमार को सत्ता में बने रहना है। मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन यहाँ पर भी खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करें। आशीष जी, जरा ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, इस तस्वीर में जरा बताइए कौन से चेहरे को लेकर कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई वो भरोसा छोड़कर जा सकता है? नहीं, ये जो भी कंफ्यूजन है वो इंडी गठबंधन के लोगों को हो सकता है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बात है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज विजेंद्र जी 16 दलों की बैठक हुई जिसमें 21 लोग शामिल हुए और सबने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी जी को एनडीए का लीडर चुना है। तो हमारे मन में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन वो लोग जो कि सरकार को अपदस्थ करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पाए, उनको एक भ्रम है। जिस तरह से देश की जनता में उन्होंने भ्रम फैलाया आरक्षण को लेकर, कोई एक भी या दो चेहरा हो सकता है जो भरोसा छोड़ सकता है, तोड़ सकता है? विजेंद्र जी, सबसे पहली बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष जो है, कांग्रेस भी बधाई की पात्र है। और मैं समझता हूं कि राजस्थान में पर्टिकुलरली, क्योंकि हम राजस्थान में है, यहाँ पे जो कांग्रेस ने परफॉर्म किया है कोई चेहरा है वो क्या? बधाई के पात्र है। कोई भरोसा नहीं तोड़ेगा तो प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। देखिए, एनडीए जो है, मोदी जी सिर्फ भाजपा के चेहरे नहीं थे इस चुनाव में, एनडीए का भी फेस मोदी जी थे। बिहार में जाके उन्होंने जॉइंट रैलीज करी हैं, आंध्रा में जाके उन्होंने जॉइंट रैलीज करी हैं। तो एक संस्कृत में एक शब्दावली है जिसे कहते हैं गज नकारा वृत्ति। इसका मतलब होता है कि आपके सामने हाथी खड़ा है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा। साफ बात यह है कि मोदी जी के लिए ही ये जनादेश है। मैं कह रहा हूं अगले कुछ महीने या साल में इनमें मैं समझता हूं कि 5 साल अगले 5 वर्ष तक मोदी जी बहुत ही कंफर्टेबली इस गठबंधन की सरकार को चलाएंगे। तो सवाल ही अलग हो गया। हो सकता है कि आप ये कहें कि INDIA से कुछ इधर की तरफ आ जाए विक्ट्री साइन दिखाते हुए। लेकिन आरसी जी, जो आपने कहा कि भाई जिनको संविधान पर भरोसा है, जिनको और कुछ चाहिए, इनमें से वो कौन सा चेहरा आपको दिखाई दे रहा है जो INDIA की तरफ आ सकता है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो इंडिया घटक दल है, उसके जो इंडिया के जो घटक दलों के अपने जो मुद्दे हैं, वो जो बातें हैं, उन्हीं को लेके चल रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जिसके साथ में थे वो रहें, लेकिन जनता ने और देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली को देखा है और जनता के जनादेश को अपमानित करते हुए देखा है। इनमें से बहुत से ऐसे दल हैं, जो बहुत से ऐसे साथी हैं, जब कभी इनका बड़ा दल होता था उसको तोड़ा, डेंट किया, छोड़ा और ये भी कहा कि इनके साथ में हम कभी नहीं आएंगे। ये बहुत से चेहरे हैं, आप उनको अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इनमें लेकिन मैं क्या चीज कहूं, नहीं, किसी से बातचीत किसी से क्या होना है? जो जिस दल जिसके साथ में अपने राज्यों को, अपने क्षेत्र को, मुद्दों को लेकर अपने साथ में। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर इनमें से कोई चेहरा इस नाम के साथ भरोसे को कायम रखता है तो फिर एनडीए की सरकार लंबी चलेगी, क्योंकि जो प्रमुख चेहरे हैं वो दरअसल ये चेहरे हैं। इनमें से अगर कोई भी भरोसे से इतर हुआ या जो भरोसा वो लगा रहे हैं कि भाई हमें इतना कुछ मिल सकता है, अगर वो नहीं हुआ तो ही स्थिति गड़बड़ाएगी। हालांकि फिलहाल ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा और जल्द मोदी 3.0 आपको देश के अंदर दिखाई देगा, क्योंकि इन्होंने सबने मोदी के चेहरे पर भरोसा जताया है। नमस्कार।